तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। भारत का स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो अकबर के बारे में है वो हमने एक पार्ट 1 किया था और उसी के अंतर्गत आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। और द्वितीय युद्ध के बाद हम आगे की अकबर की चर्चा करेंगे। तो पहला युद्ध पानीपत का सबको पता है किसके बीच हुआ था। जो पहला पानीपत का युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। इस प्रकार के पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। दूसरे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे आज, और फिर तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, उसके भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पानीपत का दूसरा युद्ध और अकबर का आगे का शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसका रिजल्ट क्या रहा था? उसका रिजल्ट ये रहा था कि लोधी जो कि अफगान था, अफगानों और बाबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी और एक प्रकार से वहाँ पर मुगल सल्तनत फिर दिल्ली पर स्थापित हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। कब होता है? ये होता है 1556 में। किस किस के बीच होता है? तो ये होता है, ये हम पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने यह उपाधि खुद धारण की थी और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनको ये उपाधि दी गई थी। तो हेमू तथा अकबर की सेना के मध्य हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था? इस युद्ध में जो हेमू है उसकी पराजय हुई थी, ठीक है। उसके बाद इस रिजल्ट का परिणाम क्या निकला? इस रिजल्ट का परिणाम ये निकला कि मुगल जो वंश है एक प्रकार से वो और सुदृढ़ में हो गया, मतलब उसको और एक प्रकार से सुदृढ़ता आधार मिल गया। और अब लेकिन क्या है, मुगलों का सामना करने के लिए कोई भी ऐसी शक्तिशाली शक्ति केंद्र में नहीं थी। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में एक प्रकार से नींव डाली मुगलों की, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक प्रकार से सुदृढ़ और एक कोई भी चुनौती नहीं मिली, मतलब अब कोई चुनौती नहीं थी केंद्र के पास की बाबर की क्या है मुगलों को हरा सके। और पानीपत के तृतीय युद्ध में तो क्या है, संपूर्ण रूप से क्या है, मुगल सत्ता पूरे भारत में विद्यमान हो गई। तो ये 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है। चले, मुगलों की ओर से इस युद्ध में अकबर ने स्वयं भाग नहीं लिया था, बल्कि अकबर के द्वारा 2 प्रमुख सेनापति खान जमाना और बैरम खान ने भाग लिया था। इस युद्ध के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु इस समय 14 वर्ष थी। तो इस युद्ध में स्वयं अकबर ने भाग नहीं लिया, बल्कि बैरम खान और खान जमान 2 सेनापतियों ने प्रमुख भूमिका निभाई अकबर की सेना की ओर से। और इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष थी। तो हेमचंद्र के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि हेमचंद्र कौन थे। तो हेमचंद्र क्या है, मुगल काल के छोटे भाग में शासन करने वाले सूर्यवंश 1540 से लेकर 1545 तक के बीच में सूर्यवंश था। सूर्यवंश में ही क्या है, उसके प्रमुख सेनापति के रूप में क्या है, एक जो हेमचंद्र है वो काम किया करते थे या पदस्थ थे या नियुक्त थे। लेकिन क्या है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हेमचंद्र के द्वारा सेना फिर से एकत्रित की जाती है मुगलों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, ठीक है। तो बाकी इसको हेमचंद्र क्यों, इसकी विक्रमादित्य की उपाधि क्यों दी जाती है? तो कहा जाता है कि इसने 22 युद्धों में प्राप्त 22 युद्ध किए थे मुगलों से संघर्ष करते हुए, इसलिए इसको विक्रमादित्य की उपाधि
एक प्रकार से मुगल क्या है, एक प्रकार से विक्रमादित्य की उपाधि इसको दी गई थी। और कई इतिहासकार मानते हैं कि इसने खुद से ही क्या है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। अब क्या होता है आगे की कहानी। तो यहाँ अब फिर से क्या है, हेमचंद्र और अकबर की सेना में युद्ध होता है। और चूंकि परिस्थिति ही किस प्रकार की थी कि एक प्रकार से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद क्या है, शेरशाह सूरी को तो हुमायूं हरा देता है। तो उसके बाद उसका जो प्रमुख सेनापति है, लेकिन क्या है, फिर से जब मुगल वंश की स्थापना हो जाती है हुमायूं द्वारा, अब लेकिन क्या है, हुमायूं को मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही हुमायूं को मृत्यु हो जाती है, इस बात का पता हेमचंद्र हेमू को लगता है, तो अपनी सेना लेकर क्या है, दिल्ली पर कूच करने के लिए निकलता है। क्योंकि अवसर भी एक प्रकार से बहुत बढ़िया अवसर था कि अकबर 14 साल का था, तो इस समय उसके क्या बोलते युद्ध लड़ने का एक पर्याप्त सुअवसर मौका था। तो क्या है, इधर से बैराम खान लड़ता है, और उधर से क्या है, हेमचंद दोनों लड़ते हैं। दोनों के क्या है, दोनों सेनाओं के बीच क्या है, युद्ध होता है पानीपत में। यही क्या है, युद्ध के दौरान लेकिन क्या है, हेमचंद्र की आंख में क्या है, तीर लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इससे हेमचंद्र की सेना में भगदड़ मच जाती है और मुगल सेना का पक्ष मजबूत हो जाता है। अतः कुछ समय बाद हेमचंद्र की मृत्यु हो जाती है तथा मुगल सेना की विजय हो जाती है। तो इस प्रकार से लड़ते समय हेमचंद्र की आंख में एक प्रकार से तीर लग गया था और वह बेहोश हो गया था। और बेहोश होने के बाद क्या है, उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, और भगदड़ मचने के बाद ही कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद फिर क्या, एक प्रकार से युद्ध मुगल सेना जीत जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध का निर्णायक महत्व रहा है कि केंद्रीय मुगल सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी भारतीय शक्ति उपस्थित नहीं था। हमने बताया कि पहले पानीपत के युद्ध में मुगलों द्वारा भारत में नींव रखी गई थी, और दूसरे पानीपत के युद्ध में एक प्रकार से केंद्र में कोई भी अब शक्ति नहीं बची थी जो कि मुगलों का सामना कर सके। इसलिए कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने जहां एक और भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी, तथा दूसरे युद्ध ने मुगल सत्ता की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। अब चलते हैं अकबर के अभियानों की ओर। अकबर के अभियानों को कि अकबर ने कौन कौन से अभियान किए और कहां कहां अपना क्या है, फतेह का झंडा लहराया। तो अकबर का मालवा का अभियान की बात करें तो 1560 में हुआ था। अकबर ने 1560 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व अधम खां ने किया था, जिसे अकबर मालवा की सूबेदारी को सौंप देता है। अधम खां को क्या है इस युद्ध में भेजा गया था लड़ने के लिए, और उसने क्या है, मालवा का जो शासक है उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या है, अधम खां को क्या है, वहां पर मालवा का सूबेदार एक प्रकार से नियुक्त कर दिया था। अब उसके बाद अकबर का आमेर अभियान देखेंगे, जो 2 साल बाद ही हुआ था 1562 में। अकबर की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को देखकर 1562 में राजस्थान के आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये हमने देखा था, मूवी भी देखी होगी कई लोगों ने, जोधा अकबर, जिसमें आमेर के बारे में बताया गया है। जोधा बाई कहाँ की थी, आमेर की ही थी, और जो कि क्या है, भारमल की एक प्रकार से सुपुत्री थी। तो स्वेच्छा से तो नहीं करता, एक प्रकार से राजनीतिक इसमें गतिविधियां और हस्तक्षेप था, तो वो क्या है, मुगल से एक प्रकार से संधि कर लेते हैं और जोधाबाई को वहां से उनको दे देते हैं, और एक प्रकार से संधि करके और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, ताकि क्या है, दोनों बराबर से बने रहे राजनीतिक सत्ता में। उस समय ऐसा भी हो सकता था कि सारे राजपूत इकट्ठा होकर
मुगल साम्राज्य के में एक प्रकार से मुगल साम्राज्य को चुनौती देकर मुगल साम्राज्य को ही उखाड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह अपने छोटे छोटे क्षेत्र में महत्वाकांक्षा होने के कारण, अपने छोटे छोटे क्षेत्र में राजा बनने की महत्वाकांक्षा होने के कारण दोनों ने क्या है, उन सभी राजाओं ने ऐसा नहीं किया, और आपसी मतभेद के कारण एक प्रकार से मुगल सत्ता और अकबर क्या है, एक प्रकार से इन लोगों को अपने अधीन ले किया गया, और ये क्षेत्र हमेशा के लिए क्या है, फिर अधीनता के रूप में आ गया। आगे अकबर का मेड़ात का अभियान 1562 में। 1562 में अकबर की सेना राजस्थान के मेवाड़, राजस्थान की क्या है, मेवाड़ का एक इकाई मेड़ता के जागीरदार जयमल को पराजित कर देती है। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व सेनापति सफरुद्दीन ने किया था। सफरुद्दीन शायद आप लोग पहचान पा रहे होंगे कि अकबर का एक प्रकार का जीजा, मूवी देखी होगी यार आपने, जोधाबाई। अकबर का गोड़वाना अभियान देखें 1564, 2 साल बाद ही। इसके बाद 1564 में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान गोड़वाने के संदर्भ में भेजा। इस समय गोड़वाना की शासिका रानी दुर्गावती थी और अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षा के रूप में शासन कर रही थी। तो एक प्रकार से गोड़वाना में भी क्या है, उसने अपना विजय का अभियान शुरू किया। उस समय उनकी गोड़वाना की राजधानी कौन थी? रानी दुर्गावती थी। अकबर की सेना के साथ युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती और उसके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो जाती और गोड़वाना मुगल सत्ता के अधीन आ जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम जहां कंपैरिजन करें राजपूतों का और क्या बोलते हैं रानी दुर्गावती का, तो रानी दुर्गावती ने अधीनता स्वीकार नहीं करी किसकी? मुगलों की। भले ही उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी और अपने पुत्र की क्या है वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने क्या है मुगलों की सत्ता को अधीनता उसकी स्वीकार नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अकबर का रणथंबोर अभियान जो कि हुआ था 1569 में। 1569 में अकबर की सेना रणथंबोर के राजा सुरंजन राय हाड़ा को पराजित कर देती है। इस अभियान का नेतृत्व अकबर तथा उसके सेनापति भगवान दास ने किया था। उसके बाद अकबर का कलिंजर अभियान जो कि 1569 में हुआ था। 1569 में क्या होता है, अकबर के सेनापति मजून खां द्वारा कलिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर दिया जाता है। अकबर का जैसलमेर तथा बीकानेर अभियान 1570 में। 1570 में क्या है, राजस्थान के जैसलमेर का राजा हरिराय तथा बीकानेर का राजा कल्याणमल स्वेच्छा से क्या है अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अब हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो कब हुआ था? 15 जून को हुआ था, 1576 में हुआ था। कुछ इतिहासकार के अनुसार 18 जून को हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। अकबर द्वारा स्वयं नहीं लड़ा गया था, अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, उसके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। तो अकबर ने 2 युद्धों में भाग नहीं लिया है, जैसा कि पानीपत का दूसरा युद्ध, उसमें भी अकबर द्वारा भाग नहीं लिया गया है। और दूसरा जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसने भी क्या है अकबर ने भाग नहीं लिया है। इसका क्या है, युद्ध का कारण क्या था? अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति थी। चूंकि अकबर चाहते थे कि क्या है उनका संपूर्ण जगह एक प्रकार से साम्राज्य हो, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की। कहाँ पर हुआ था? हल्दी घाट। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में अरावली पर्वत के क्षेत्र में। कहाँ पर है? राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में। परिणाम क्या है? अनिर्णायक रहा, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकला। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी दर्रा है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की हल्दी मिट्टी जैसी है। कैसी है इसकी मिट्टी? इसकी जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी रखा गया।
आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करें तो किस प्रकार युद्ध स्टार्ट हुआ या किस प्रकार से युद्ध की स्थिति हुई। तो अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। कोई भी राजा क्या है अपनी जब वो शासन करता है तो चाहता है कि अधिक से अधिक सीमा क्षेत्र उसके राज्य के अधीन आए। तो इसी ऐसे ही नीति क्या है अकबर लेके अपना क्या है शासनकाल चला रहा था। इस हेतु क्या है अकबर ने कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों ही प्रकार की नीतियों का सहारा लिया था। तो जब भी क्या है कोई राजा साम्राज्य विस्तार करता है तो उसके सामने दो ही क्या है नीति होती हैं। या तो कूटनीति से वो अपना किसी राजा को अपने अधीन कर लेता है, उसके बाद अन्यथा कोई राजा उसका अधीनता स्वीकार नहीं करता तो वो युद्ध नीति अपनाता है। तो साम्राज्य विस्तार क्रम में दो नीतियां काम होती हैं, एक कूटनीति और एक कूटनीति और एक तो क्या है युद्ध नीति। तो इसी प्रकार से अकबर ने भी जब महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता एक प्रकार से प्रस्तुत की तो वहां पर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और फिर अकबर ने क्या है एक प्रकार से युद्ध नीति का सहारा लिया। कूटनीति के अंतर्गत अकबर ने भारत विशेषकर राजस्थान के राजपूत शासकों को बड़ी जागीर देकर तथा वैवाहिक संबंध स्थापित कर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया था। तो अकबर का जो राजस्थान का जो मतलब चलाने का एक प्रकार से संचलन करने का कार्य उसने वैवाहिक संबंधों और राजपूतों को ऊंची जागीर देकर उन्होंने उस क्षेत्र को अपने अधीन करके रखा था। किंतु इस समय राजस्थान में मेवाड़ की एक बड़ी रियासत जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ का प्रमुख केंद्र चित्तौड़ था और महाराणा प्रताप वहीं के शासक थे, किसके? चित्तौड़ के। उल्लेखनीय है कि उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसके हिस्से पर अपना नियंत्रण कर स्थापित कर लिया था और उदय सिंह चित्तौड़ से आकर वर्तमान के उदयपुर में रहने लगे थे। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राजा उदय सिंह के काल में अकबर पहले ही आक्रमण कर चुका था और वहां से उदय सिंह पर भाग कर क्या है उदयपुर में आ गए थे और यहीं पर क्या है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में इतिहासकारों की दो धारणाएं। पहली यह उनका जन्म वर्तमान क्या है कुंभलगढ़ तत्कालीन उदयपुर के अंतर्गत हुआ, जबकि दूसरी धारणा यह है कि महाराणा प्रताप का जन्म पाली के पहाड़ी में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में ये तो हमने बता दिया था। मेवाड़ की आंतरिक राजनीतिक कल है। मेवाड़ की क्या है आंतरिक जो राजनीतिक कल है कौन कौन सी है? तो मूलतः मेवाड़ का शासक जगमल सिंह था। कौन था? जगमल सिंह था। चूंकि एक क्रूर, अयोग्य एवं भोग विलासी प्रवृत्ति का शासक था। कैसा था? भोग, अयोग्य एवं एक क्रूर शासक था। इसी कारण मेवाड़ के सामंतों ने स्थानीय जनता के समर्थकों से महाराणा को चित्तौड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब जनता की सहमति से महाराणा प्रताप क्या है मेवाड़ के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, किसके? जगमल सिंह के स्थान पर। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में ही थे और वहीं से बाद में शासन संचालित करने लगे। वहीं दूसरी ओर जगमल ने अपने शासन को महाराणा प्रताप से बचाने के लिए अकबर की शरण लेना उचित समझ लिया और अकबर से मिल गया, अर्थात जगमल सिंह ने एक प्रकार से मुगल की एक प्रकार से अधीनता स्वीकार कर ली। तो रुष्ट था और एक प्रकार से दुखी भी था, एक प्रकार से बदले की भावना भी भरी थी किसमें? जगमल सिंह में। क्योंकि चित्तौड़ से जब उसको हटाया, मेवाड़ से जब उसको हटाया जनता ने, तो उसके बाद महाराणा प्रताप को बना दिया जब शासक, तो यही बुरा लग गया किसको? जगमल को। उसके बाद जाता है मुगलों की शरणों में और मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेता है और फिर षड्यंत्र रचता है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप को आगे चल के हटाया जाए। अकबर और चित्तौड़। अकबर भी यह समझता था कि चित्तौड़ अकबर और चित्तौड़ के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो क्या अकबर भी समझता था, क्या समझता था कि चित्तौड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए या उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए क्या है, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें चित्तौड़ की आवश्यकता पड़ेगी।
और चित्तौड़ में कौन है? महाराणा प्रताप। तो उनको कहीं ना कहीं उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, उन्हें कहीं ना कहीं हाथ मिलाना पड़ेगा। इसी क्रम में क्या है, अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता तथा मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए एक प्रकार से बातचीत करने के लिए क्या है, बातचीत करने की कोशिश की और एक प्रकार से अधीनता का प्रस्ताव रखा। किंतु महाराणा प्रताप ने प्रत्येक बार अकबर मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इन परिस्थितियों में युद्ध एक अनिवार्य था कि भैया बार बार एक प्रकार से कूटनीति डिस्कशन हो रहा है, वार्ता हो रही है, टेबल टॉक हो रहा है। अब किसी भी प्रकार के टेबल टॉक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्या है, महाराणा प्रताप अधीनता को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे और वो मुगलों की उन्होंने कई बार वार्ता हुई और उन्होंने हार ना मानकर संघर्ष जारी रखा और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार करने की अकबर की महत्वाकांक्षा ने युद्ध को अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि वह दक्षिण भारत की ओर कूच करने से पहले उत्तरी भारत को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करना चाहता था। तो एक प्रकार से दक्षिण भारत की भी उसको मतलब क्या है, अपने साम्राज्य में अधीन करना था उसको, लेकिन दक्षिण भारत से पहले वो क्या है, एक सुनिश्चित होना चाहता था कि पहले उत्तर भारत को पूरी से पूरी तरह कब्जे में कर लिया जाए, उसके बाद दक्षिण को बढ़ा जाए। मुगल सेना बनाम राजपूत सेना। 21 जून 1576 को दोनों सेनाओं के बीच हल्दी घाटी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह इतिहास की सबसे छोटे युद्धों में से एक था, जो लगभग 4 से 6 घंटे भी चला। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने स्वयं भाग नहीं लिया, बल्कि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। और उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में अकबर ने आसिफ खान नामक एक अन्य अस्थायी सेनापति नियुक्त किया था। क्यों नियुक्त किया था? क्योंकि उसको डर था कि मान सिंह क्या है, एक प्रकार से हिंदू है और वो कहीं महाराणा प्रताप से ना मिल जाए, इसलिए क्या है, उन्होंने एक प्रकार से आजम खां को भी क्या है, आसिफ खां को भी क्या है, एक प्रकार से सेनापति एक और नियुक्त किया था। हल्दी घाटी का सजीवन क्या है, वर्णन किसने किया है? तो बदायूनी नामक एक व्यक्ति है, उसने हल्दी घाटी का क्या है, सचित्र वर्णन किया है। वहीं राजपूत सेना की ओर से स्वयं महाराणा प्रताप, सेनापति झालामाल, हाकिम कासुरी तथा भीलों के लगभग 400 योद्धा थे महाराणा प्रताप की सेना में। इस युद्ध में अफगानों ने हाकिम खां महाराणा प्रताप का साथ दिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो कि स्वयं एक अफगान थे, मुगल शासकों के जिसको क्या है बाबर ने हराया था, तो उन्होंने क्या है, एक प्रकार से बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप की एक सेना में शामिल हो गए, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार से मुगलों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि क्या है, इब्राहिम लोधी को क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने ही हराया था। इस प्रकार अफगान शासक महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों और मुगल सेना का अनुपात है 1:4 था, अर्थात मुगल सेना राजपूतों की सेना की तुलना में 4 गुना अधिक थी। मतलब मुगलों की सेना क्या है, 4 गुना अधिक थी, किससे? राजपूतों की सेना की तुलना में। हालांकि सैनिकों की संख्या के बारे में कोई भी सटीक एवं एकल जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रारंभ में जब युद्ध होता है तो राजपूत सेना भले ही कम थी, लेकिन उसके बावजूद मुगलों की सेना पर भारी पड़ रही थी। वहीं क्योंकि उसका कारण यह था कि जो मुगल सेना है वो मैदान की तरफ से युद्ध लड़ रही थी, और वहीं जो राजपूत सेना है वो हल्दी घाटी के पर्वतीय क्षेत्र से आक्रमण कर रही थी। क्या होता है अब, लेकिन युद्ध प्रारंभ में होने के कुछ समय बाद ही मानसिंह को आभास हो जाता है कि इस प्रकार युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से जीतना कठिन है। अतः मानसिंह ने अपनी सेना को पीछे हटना प्रारंभ कर दिया, ताकि राजपूत सेना मैदान में आकर लड़ सके। तो यहाँ एक प्रकार से क्या है, मानसिंह जो कि क्या है, अकबर का एक प्रकार से युद्ध में भेजा गया प्रमुख सेनापति था और इसके साथ आसिफ खान भी था। तो मानसिंह ने क्या किया
कि इस जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की सेना लड़ रही थी पर्वतीय क्षेत्र से, तो उसने सोचा कि इस प्रकार से क्या है जीत नहीं सकेंगे, तो उसने अपनी सेना को पीछे हटाने का प्रयास किया कि ये मैदानी क्षेत्र में आए, फिर हम इनसे आक्रमण करें और फिर इस प्रकार से इनको हराएं। तो उसकी नीति ये सफल भी रही थी। मानसिंह की यह योजना सफल रही तथा राजपूत सेना उत्साह के साथ पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आकर युद्ध करने लगी। राजपूत सेना की वीरता को देखकर मुगल सेनापति अपनी विजय को लेकर आशंकित था। तो यह आश्चर्य था मुगल सेनापति भी कि भैया किस प्रकार से राजपूत लड़ रहे हैं, कहीं हार ना जाएं। लेकिन इसी दौरान मुगल सेना में मिहत्तर खां नामक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि विशाल सेना के साथ अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में उत्साह का संचार हो गया। तो ये किसी ने मेहतर खां है, एक क्या है अफवाह फैला दी कि महाराजा अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए एक विशाल सेना लेके आ रहे हैं। तो किसी भी प्रजा के सेना मतलब प्रजा को पता चले कि उसका राजा स्वयं आ रहा है लड़ने के लिए, तो उसका तो मतलब जोश और खरोश सातवें आसमान होगा। तो यही क्या है एक प्रकार से फेलियर था महाराणा प्रताप का इस युद्ध से एक प्रकार से भागने का। दूसरी ओर महाराणा प्रताप इस बात से भली भांति परिचित थे कि मुगलों की विशाल सेना के सामने अधिक समय तक युद्ध करना राजपूत सेना के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। अतः महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सेनापति मानसिंह, जो कि मुगल सेना के केंद्र में थे, उसको मारने की योजना बनाई। उन्हें लगता था कि भाई अगर हम मानसिंह को किस तरीके से मार दें तो फिर ये मुगल सेना एक प्रकार से युद्ध हार सकती है। तो उन्होंने यह महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मारने की योजना बनाई। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगल सेना के चक्करों को तोड़ते हुए हाथी पर सवार मानसिंह पर अपना भाले से आक्रमण कर दिया, किंतु मानसिंह इस हमले से बच गए। इसी दौरान मुगल सेना ने क्या है महाराणा प्रताप को घेराबंदी शुरू कर दी उनकी। इस समय राजपूत सेनापति झालामल ने महाराणा प्रताप से युद्ध भूमि से दूर जाने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में भी मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को निरंतर जारी रख सके। जब एक प्रकार से युद्ध में घिर गए महाराणा प्रताप, तो उनके जो सेनापति हैं झालामान, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं और इसके बाद इस युद्ध के बाद भी आगे चल के भविष्य में आप मुगलों से क्या है संघर्ष जारी रख सके। और यही हुआ। अंततः महाराणा प्रताप के अनुरोध स्वीकार करते हुए अपना मुकुट झालामान को अपना मुकुट देकर वहां से क्या है मुगल सेना को भ्रम में डालकर वहां से महाराणा प्रताप चले गए। यह नीति सफल रही और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से दूर चले गए और झालामान ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुगल सेना द्वारा महाराणा प्रताप का पीछा किया गया, किंतु चेतक लगभग 20 फीट से अधिक नाले को पार करने के कारण महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर जंगलीय क्षेत्र में चले गए और इसी दौरान चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक की क्या है एक वीरता के बारे में कुछ कहा जाता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब क्या है चेतक मुड़ जाता। तो ये एक अतिशयोक्ति कहा जाता है चेतक के बारे में। अतः महाराणा प्रताप के पास ना तो सेना थी और न ही पर्याप्त धन था और वह मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर जारी रख सके। अब क्या है वो संघर्ष कैसे जारी रख सके, ना उनके पास सेना है ना उनके पास धन है। इसी समय क्या है भामाशाह नामक एक धनी राजपूत ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी ताकि वह राजपूताना की प्रतिज्ञा के लिए राजपूताना की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर संघर्ष कर सकें। इतिहासकारों का यह मत है कि दानवीर करने के बाद भामाशाह को दानवीरों की शरण में रखा जाता है। इस समय महाराणा प्रताप ने शपथ ली थी कि जब तक वह मेवाड़ को पूरी तरह मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा लेते तब तक क्या है स्थायी निवास नहीं करेंगे और ना ही शाही जीवन देंगे। तो भाई अपने आप में बड़ी प्रतिज्ञा है। अतः 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, किंतु मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर जारी रखा। मतलब मृत्यु हो गई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की।
महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में इसलिए विशेष है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के रहने होते हुए भी और रहते हुए भी उन्होंने क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष प्रयास करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक कहना कितना उचित है? वस्तुतः यह युद्ध अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को समाप्त करने के उद्देश्य से लड़ा गया था, किंतु युद्ध की पहल भी मुगल सेना की ओर से की गई थी, किंतु मुगल सेना क्या है, अपने उद्देश्य में क्या है, एक प्रकार से सफल नहीं हुई। इसलिए इस हल्दी घाटी युद्ध का जो निर्णय है वो एक प्रकार से अनिर्णायक रहा। इसलिए इस युद्ध को इतिहासकार द्वारा बिना किसी परिणाम वाला करार दिया गया था, क्योंकि महाराणा प्रताप अब भी जीवित थे और मुगल सेना से पराजित नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप की असफलता के कारण क्या थे, मतलब किस प्रकार जो महाराणा प्रताप हैं वो असफल हुए, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। तो सेना की छोटी संख्या थी ना, शस्त्रों की कमी थी, तत्कालीन राजपूत शासकों द्वारा मदद नहीं देना, मतलब एक प्रकार से राजपूतों में उस समय एकता होती तो मुगल साम्राज्य को तो कब का उखाड़ फेंकते। राजपूत सेना का युद्ध कौशल तथा वीरता और महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, अरावली की पर्वतीय स्थितियां। तो इस प्रकार से आज हमने पानीपत का युद्ध देखा और पानीपत के युद्ध के बाद किस प्रकार से पानीपत का युद्ध देख लिया, हल्दी घाटी का युद्ध देख लिया और आगे चल के हमने आज महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में बात कर ली और अकबर के प्रमुख क्या है अभियान के बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद हम देखेंगे अकबर की प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति और धार्मिक नीति और लोक कल्याण कार्य। तो अगले पार्ट्स में मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास विद निशु के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।